नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 15 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इकोनॉमी पेज और वर्ल्ड पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो न्यूज़ है वो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पहले नहीं सबसे लास्ट में, कि राजस्थान में अभी एक लॉ में अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें ये है कि अगर कोई भी टूरिस्ट के साथ में मिसबिहेवियर करता पकड़ा मिला तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत पनिशमेंट मिलेगी। कॉग्निजेबल का मतलब हो गया कि वहाँ पर किसी मजिस्ट्रेट या किसी से भी कोई अथॉरिटीज अप्रूवल लिए बिना पुलिस अरेस्ट कर पाएगी, क्योंकि टूरिज्म एक अपने आप में इम्पोर्टेंट रेवेन्यू का एक सेक्टर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके अलावा फर्स्ट जो आर्टिकल देखेंगे वो है हमारा कि जो एंटनी ब्लिंकन है, ठीक है, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया यूएस कांग्रेस में कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो कुछ यूएसए के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का स्टेटस है अभी अमेरिका में, बोलो उसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। देखेंगे इसको। इसके आगे फिर हम देखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अभी रूल्स में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, जिसमें ये होगा कि इंटर कंट्री अडॉप्शन, छोटे बच्चे जो भी ऑर्फन है या जिनके माँ बाप अभी कोविड की वजह से मतलब डेथ हो गई या कैसे भी करके जो अडॉप्शन का प्रोसेस होता है ना, गोद लेने वाला, बोलो उसको ईजी बनाना है। इंटर कंट्री दैट मीन्स इंडिया में अडॉप्शन करे और वो फिर इंडिया से बाहर चले जाएं, या फिर फॉरेनर्स इंडिया में आकर के अडॉप्ट करें और उस बच्चे को लेके चले जाएं। तो उनको रूल्स को थोड़ा ईजी किया गया है, जानेंगे पूरी डिटेल में। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया, वो ये कि हिंदी जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस के साथ में कम्पीट नहीं कर रही है, आप अपनी खुद की मदर टंग में बोल सकते हो। बेसिकली 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो काम की चीज़ थी वो देख ली। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल में देखेंगे। डिटेल में तो क्या, एक तो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसके बारे में, और दूसरी है बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है जो भी नॉवलिस्ट हैं, जो भी राइटर्स हैं उनका। तो बुकर प्राइज़ के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। ठीक है, इसके आगे इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल की 45th राउंड की अभी मीटिंग होगी लखनऊ में, एक तो इसके बारे में देखेंगे। दूसरा इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है, वो जानेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स 11.3% हो चुकी है, जो कि पिछले 2 महीनों से ज़्यादा है। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हमने देखा ही था, रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है या जो सीपीआई है वो थोड़ा सा डाउन गया था। एनपीए है वो कोविड-19 की वजह से 10 लाख करोड़ के लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, और टोटल जो राइज है आप देख सकते हो एनपीए में 8.5 to 9% है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, इसके आगे एक्सप्लेन पेज पे फिर से वही यूएस, इंडिया, तालिबान, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देखना चाहो खुद से देख लेना। बाकी हम जो बात करेंगे वो है कि कंज्यूमर डिमांड का जीडीपी ग्रोथ पर क्या असर जाता है, उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ हैं, उनके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है जिसमें एंटनी ब्लिंकन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं अफगानिस्तान की सॉइल पे जो कि यूएसए के साथ में कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं, तो हमें एक बार रिकंसिडर करने की ज़रूरत है जो भी टाइज़ हैं। ठीक है, किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में यूएसए के। ये बात कही गई। बेसिकली अभी देखो कैपिटल हिल दैट मीन्स यूएस कांग्रेस, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ पर लगातार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लिंकन की गाइडेंस और जो बाइडन की लीडरशिप में वहाँ से अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने एग्ज़िट कर दिया। बोलो बहुत जल्दबाजी में आपने किया है, और पाकिस्तान का रोल है वो डुप्लिसिटस रहा। दैट मीन्स कि पाकिस्तान ने वहाँ पर दोगलीपंथी करी, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सिग्निफिकेंट आउटकम जो निकल के आया दैट इज़ कि आईएसआई जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, उसकी लेवरेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तालिबान गवर्नमेंट में, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क के इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स को, हक्कानी नेटवर्क के लोगों को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है, और आप कह सकते हो की पोस्ट मिली है, पोजीशन भी अच्छी खासी मिली है। तो पाकिस्तान एक तरफ तो यूएसए के साथ मिलकर के टेररिज्म को ख़त्म करने की बात कर रहा था, दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ही वहाँ के रिजीम में पकड़ बना चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान को अभी पाकिस्तान के साथ में रिलेशनशिप को लेकर के अमेरिका में बातें चल रही हैं, और उसको लेकर के जो मुद्दा है वो कुछ ऐसा है जो आगे बताता हूं मैं आपको। पाकिस्तान को स्टेटस मिला हुआ है मेजर नॉन नेटो एली, दैट मीन्स नेटो कंट्रीज को छोड़ करके दूसरे और कंट्रीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करते हैं अमेरिका के लिए, उन कंट्रीज़ को MNNA कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो बोला इस स्टेटस को हमें एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा US के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर बात की जाए तालिबान का रूल जो अफ़गानिस्तान में भी चल रहा है। जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा कि तालिबान के साथ में, तालिबान को रीग्रुप करने में पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की। ISI का पूरा जो लिंक है वो हक्कानी नेटवर्क से है, और हक्कानी नेटवर्क को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस मिली है अभी जो तालिबान की जो रिजीम की सरकार बनी है वहाँ पर, उसमें। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अब हम जो रूल्स हैं अडॉप्शन को लेकर के, वो भी कैसे, इंटर कंट्री का मतलब इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, चाहे वो इंडियंस हैं या फिर कोई वहाँ के नेटिव्स है, दैट मीन्स फॉरेनर्स हो चाहे इंडियंस हो जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, अगर वो इंडिया में आकर के बच्चों को अडॉप्ट करना चाहें तो उनके लिए जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा ईजी किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये कहा गया है, जिसमें एक तो जो चेंज होगा वो कि जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है HAMA, बोलो उसमें हम चेंजेस लेकर के आएंगे। दूसरा, यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा, मान लो किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आउट ऑफ इंडिया से कोई आता है इंडिया में, और अडॉप्शन के बाद में मान लो कि उसको अचानक से इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, जॉब लग गई या किसी और वजह से, तो ऐसे में उस अडॉप्टेड बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या NOC लेनी पड़ती है। तो अभी जो करंट रिजीम है उसके बेसिस पे तो ये होता है कि कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ईजी करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो कारा एजेंसी है, जिसका मतलब है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, अब कारा ही है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद में विदेश ले जाना चाहे कोई तो ले जाया जा सकेगा। तो पिछले महीने की बात है, मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था कि जिसमें हम 2 साल का जो मैंडेटरी पीरियड है, एक तो क्या, जो भी फैमिली अगर इंडियन बच्चों को अडॉप्ट करती है तो उस फैमिली को इंडिया में कम से कम 2 साल तक रहा जाएगा, और उसके बाद में एक रिपोर्ट क्रिएट की जाएगी कि हाँ वाकई में अडॉप्टेड बच्चे के साथ में कैसा बिहेवियर रखा गया। तो ये जो 2 साल का प्रोविज़न है इसको भी रिलैक्स करना ज़रूरी हो गया था। एक तो ये बात हो गई, कारा को ऑथराइज कर दिया है कि हाँ वो अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकेंगे। इसके अलावा जो HAMA, ये जो एक्ट है 1956 में आया था, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स इन पर अप्लाई होता है, और ज़्यादातर आप देख सकते हो कि ये जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है, इसमें प्रोविज़न क्या है कि हिंदूज जिनको बोला गया है ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें फैमिली के लोग ही बच्चों को अडॉप्ट कर लिया करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पर हिंदुओं में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। पर दूसरी केस में अगर देखें कि जहाँ इंटरनेशनल या इंटर कंट्री बच्चों का अगर अडॉप्शन की बात की जाए, तो वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया रहने वाले इंडियंस या फिर जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आते हैं और बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और फिर वो यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे में इंटर कंट्री अडॉप्शन को थोड़ा ईजी करना ज़रूरी था। तो पहले तो क्या था, कोर्ट से NOC लेनी पड़ती थी, अब कारा ही इस चीज़ के लिए अलाउ कर देगा। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिफाई करेगी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारे यहाँ पे, जुवेनाइल का मतलब हो गया जो 18th बर्थ सेलिब्रेट करेगा कोई भी इंडिविजुअल, उससे कम उम्र का जो भी होगा। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अगर बात की जाए तो उस केस में उनके लिए क्या है कि अगर बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है और अडॉप्शन के बाद में ये कोशिश की जाए कि उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद में जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है ना वो वैसा ही हो जैसा कि उसके माता पिता ने उसको दिया था। इससे क्या होगा कि वो आसानी से सेम लैंग्वेज में रह पाएगा, सेम कल्चर में बड़ा हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, उसको थोड़ा एक होता ना कि एलिनिएशन वाली फील नहीं आएगी, है ना, अलगाववाद वाली, या फिर ऐसा कि मैं बिल्कुल अलग कम्युनिटी में आ गया। तो ऐसे में ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, ये चीज़ इस चीज़ के लिए बोलता है कि अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो उसको उसी एनवायरनमेंट में, उसी तरीके के एनवायरनमेंट में रखो जिस तरीके की एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है अपने पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात हो गई। कारा के बेसिस पे अगर देखा जाए अभी तक तो इंटर कंट्री अडॉप्शन 2020-21 में लगभग 417 बच्चों का हुआ। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो 2693 हुआ। ठीक है, तो इंटर कंट्री के कंपैरिजन में अगर देखें, मतलब इंडिया से जिन्होंने अडॉप्ट किया और वो आउट ऑफ इंडिया अपने बच्चों को लेकर के चले गए, उसके कंपैरिजन में अगर देखें ना तो डोमेस्टिकली अडॉप्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में होता है, और मेनली तो फैमिलीज़ के अंदर ही,
ठीक है। अब जैसे कोविड-19 के चलते अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए तो वो बच्चे ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए, तो इस केस में घर वाले ही उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये सारा सिनेरियो है जिसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है। तो अब आपके लिए टास्क आ गया कारा से रिलेटेड कि CARA कारा ये क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। देखो बुकर प्राइज की शॉर्ट लिस्टिंग की अगर बात करें तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, बट यूके इंडिया बेस्ड जो नॉवेलिस्ट हैं उनका नंबर नहीं मिला है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस बुकर प्राइज के बारे में थोड़ी डिटेल हम ले लेते हैं। बुकर प्राइज है ना, फिक्शन स्टोरीज के लिए दिया जाता है। फिक्शन का मतलब बिल्कुल इमेजिनरी स्टोरीज, है ना, एक क्रिएटिव मैनर में। जो राइटर्स अब किसी भी देश से बिलोंग कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। एक तो नेशनैलिटी कोई भी हो सकती है, पर हाँ उनकी जो क्रिएशन होगी, जो राइटिंग होगी, वो इंग्लिश में होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़, वो इंग्लिश की क्रिएशन है ना, वो यूके या फिर आयरलैंड, इन दोनों में से कहीं पे पब्लिश होनी चाहिए। यूके का मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो यूके का मतलब होता है इसमें 4 कंट्रीज आ गए। एक तो आ गया स्कॉटलैंड, एक आ गया इंग्लैंड, एक आ गया वेल्स और एक आ गया नॉर्दर्न आयरलैंड और इसके अलावा आयरलैंड। इस तरीके से ब्रिटिश आइल्स, इसको क्या बोला जाएगा, इन सारों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, ब्रिटिश आइल्स, मतलब ब्रिटिश आइलैंड। इन कंट्रीज़ में अगर कहीं पर भी पब्लिश हुआ है और वो इंग्लिश में है, फिक्शन स्टोरी है, तो उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए अगर फाइनल्स के अंदर, तो शॉर्ट लिस्टेड जो भी ऑथर्स होंगे उन लोगों को ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो होता है, ठीक है, वो 2500 तक अमाउंट मिलता है उनको, ठीक है, और साथ में जो बाउंड एडिशन है उनकी खुद की बुक का वो मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे 2021 का ये कंपटीशन है, तो इसमें जो भी विनर होगा उसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स की अगर बात करें तो 50,000 मिलेंगे। साथ में ये अनाउंसमेंट कब होगा, 3 नवंबर को। ओके, और अवार्ड सेरेमनी को कौन होस्ट करने वाला है, BBC, जो कि कहाँ पे करेगा, ब्रॉडकास्टिंग हाउस थिएटर में। ओके, 2020 की अगर बात करें तो बुकर प्राइज किसको मिला था, स्कॉटिश अमेरिकन राइटर जिनका नाम है डगलस स्टुअर्ट, उनकी राइटिंग थी जिसका नाम था शुगी बेन। इसके अलावा जो इंडिया की तरफ से हम बात करें ना, इंडियन यूके बेस्ड नॉवलिस्ट, यहाँ पे यूके इंडियन बेस्ड नॉवलिस्ट, इनका नाम यहाँ पर ये है संजीव साहोता। तो देखो इनका नाम जो है फाइनल्स के अंदर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया है, पर वही चीज़ है कि इनकी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में अगर देखें तो ये बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं और 1960s में इनकी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं यूके में माइग्रेट करके चले गए थे। ओके, इनकी प्रीवियसली एक राइटिंग थी जिसका नाम है द ईयर ऑफ द रनअवे। इस राइटिंग को, इस नॉवेल को शॉर्टलिस्ट किया गया था 2015 में बुकर प्राइज़ के लिए, बट वही बात है, जीते कौन थे, उसमें जीत नहीं पाए थे, ठीक है। और इनको जो संजीव साहोता है ना, इनको यूरोपियन यूनियन प्राइज़ भी मिला हुआ है 2017 में लिटरेचर के लिए। ओके, इसके अलावा 40 साल के ये इंडिविजुअल हैं जिनको अभी 2021 की शॉर्ट लिस्टिंग में फाइनल जो लिस्ट हुई है उसमें जगह नहीं मिली है, पर हाँ आप देख सकते हो जो प्रीवियस विनर है ब्रिटिश जापानीज ऑथर काजुहो इशिगुरा, जिन्होंने राइटिंग लिखी थी क्लारा द सन, उनको 2020 में बुकर अवार्ड मिला था, तो ये ध्यान रखें। ओके, तो ये जो राइटर हैं जापानीज, सॉरी यहाँ तक तो देखो ये हो गया इनका संजीव साहोता की बात। और इसके अलावा जो ब्रिटिश जापानीज ऑथर हैं, पिछली बार जो बुकर प्राइज़ जिन्होंने जीता था, ठीक है, काजुओ इशिगुरा, इनको भी जगह नहीं मिली है, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए। तो ओवरऑल बात क्या है, संजीव साहोता की बात याद करनी है, देखनी है, और बुकर प्राइज़ के बारे में थोड़ी डिटेल लेनी थी, वो हमने देखी। और इनकी जो बुक है, जो शॉर्टलिस्ट अगर होती शॉर्टलिस्ट, तो उस बुक की अगर बात करें तो उसका नाम है चाइना रूम। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना रूम, ठीक है, इमिग्रेंट टेल चाइना रूम। इसके अलावा एक न्यूज़ और है छोटी सी, यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मीटिंग होने वाली है। कोविड की वजह से डेफर हो गई थी, 1 साल डिले हो गई, तो उसमें अभी देखो वो अभी मीटिंग होने वाली है, राइट। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट प्लेस बनाने के लिए। तो इसमें ये 10th सेशन होगा जिसमें जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बातचीत करेगी, जिसमें पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो $60 बिलियन का है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसकी इसी ब्रांच को अगर देखें तो ये इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कहीं ना कहीं वायलेट करता है, इसलिए इंडिया ने BRI को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, POK जो है, उधर से जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, उधर से इसकी एक ब्रांच निकल रही है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस चक्कर से क्या हो गया, इंडिया ने BRI को ज्वाइन करने से मना कर दिया, ठीक है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इसमें बात ये होगी कि फ्यूल को भी इंक्लूड कर लिया जाए और फूड डिलीवरी एप्स, फ्यूल का मतलब हो गया डीजल एंड पेट्रोल, इनको, और जो एविएशन फ्यूल होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, जो प्लेन्स में, एरोप्लेन्स में यूज़ होता है वो, तो इनको भी बोला जीएसटी में इंक्लूड करने के लिए बातचीत होगी। और दूसरा, फूड डिलीवरी एप्स लाइक जोमेटो एंड स्विगी, बोले इनको भी जीएसटी के अंडर लाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये 45th राउंड ऑफ मीटिंग होगा जीएसटी काउंसिल का, जो ऑर्गेनाइज होगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। तो सवाल यह है कि केरला हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से इंडिकेशन दिया था कि भाई अभी ये जो पेट्रोल डीजल है इनको भी जीएसटी एम्बिट में ले आओ, कम से कम रेगुलेशन तो प्रॉपर हो पाएगा। पर सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स इस चीज़ को अलाउ करेंगी, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा वो बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बनती है। ठीक है, तो इस केस में स्टेट्स राजी होंगे कि नहीं, इस पे डाउट है। पर हाँ, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फ्यूल है, ये जो सारे मटेरियल हैं, ये जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के एम्बिट में नहीं आते हैं। तो इसमें फ्यूल की बात होगी और स्विगी जोमेटो जैसी जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं इनके ऊपर भी डिस्कशन होगा। बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो पेट्रोल के ऊपर लगभग 32.80%, मतलब 32.80 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगती है, और दूसरी तरफ डीजल के ऊपर 31.80 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से सेस लगाया जाता है, वो कि स्टेट्स के साथ में शेयर नहीं होता। तो इस केस में क्या आ गया कि जीएसटी के अंडर में अगर ले लिया जाए तो स्टेट्स को भी इसकी हिस्सेदारी मिल पाएगी। पर सवाल यह है कि स्टेट्स को फिर वहाँ पर अपनी जो ऑटोनॉमी है, जो फ्यूल के ऊपर जो अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं, उन टैक्सेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि जीएसटी आया था तो लगभग 70% अपनी जो टैक्सेशन की जो पावर थी उसको स्टेट्स ने ऐसे कैसे हैंडओवर कर दिया था, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस केस में सवाल क्या बन जाता है कि वाकई में ऐसा हो पाएगा या नहीं, वो टाइम बताएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात करें तो इंडिया और यूके के बीच में, क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया ना, तो अब वहाँ पर यूके के बीच में और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो 1 नवंबर से बातचीत शुरू होगी, तब देखते हैं क्या निकल के आएगा मुद्दा। और वैसे आपको पता ही है कि अर्ली हार्वेस्टिंग एग्रीमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है ना, तो ये थोड़ा ध्यान दें आप। खैर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ इंडिया और सिंगापुर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, ये थोड़ी आवाज़ बिगड़ गई थी बीच में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और सिंगापुर की तरफ देखें तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है। इन दोनों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के लिए जो मेन की पॉइंट है दैट इज इंडिया की तरफ से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और उधर से देखोगे तो पे नाउ। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पे नाउ सिंगापुर की तरफ से। तो दोनों मिलकर के आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड मैनर में डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करेंगे, जो कि जो स्मॉल स्केल पे होते हैं ना, छोटे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के, लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखें अभी इंडिया ने किसके साथ किया है, या पे नाउ करके रिसेंटली पेमेंट इंटरफेस न्यूज़ में था, डिजिटल पेमेंट इंटरफेस, ये कौन से कंट्री का है, तो ये कहाँ का हो गया, सिंगापुर का, ध्यान रखें आप। और मॉनेटरी अथॉरिटी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये कहाँ की है, सिंगापुर की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो ही गया। इसके अलावा देखो एनपीएज हैं वो राइज हो रहे हैं कोविड की वजह से, 10 लाख करोड़ का जो लेवल है उसको भी क्रॉस कर देंगे इस साल की अगर बात की जाए तो। और मेनली कौन होंगे, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में एक बार आप जरूर पढ़ लेना, किस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है 30, 60, 90 डेज का जो सिनेरियो है उसमें पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट है एक्सप्लेन पेज से कि किस तरीके से अभी ग्रोथ में वीकनेस देखने को मिल रही है, जिसके पीछे क्या कंज्यूमर डिमांड की वजह से है, क्या इसका असर पड़ता है ग्रोथ पे। तो ऐसी बात है कि इंडिया की ग्रोथ रेट है वो अभी रुकी पड़ी है, जिसमें एक तरफ तो डिमांड की बात हो रही है तो दूसरी तरफ सप्लाई। तो सवाल यह है कि क्या सप्लाई की कमी की वजह से प्रॉब्लम है, जी नहीं, अब जो प्रॉब्लम है दैट इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ डिमांड साइड की प्रॉब्लम से ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हम प्रॉपर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन निकालें, उसके लिए हमें पहले प्रॉब्लम का थोड़ा सा इसका डायग्नोस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें कि जो इंडिविजुअल सेक्टर्स हैं अगर उनके हिसाब से देखा जाए, जैसे कि कार की बात कर लो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाँ मार्केट में पैसा कितना है, लोग कितना कॉन्फिडेंट है पैसा खर्च करने के लिए। पर अभी आपको देखने को मिल रहा है
कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत दूर दूर की बात नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि अमेजॉन प्राइम या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से इनकम बढ़ रही है। बट एक्चुअल में जब जीडीपी को हम कंपेयर करते हैं ना कि कंज्यूमर कितना पैसा खर्च कर रहा है, तब हमें आइडिया लगता है कि वाकई में डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर की वेरिएबल्स की बात करें जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए, तो इसमें एक आ जाता है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। ये जितना ज़्यादा होता है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कब करता है कोई भी, कि मान लो आपकी अर्निंग है कुछ और उसके बाद में आपने जो टैक्स था वो सारा पे कर करा के, और आपके पास में वो जो फाइनल इनकम बच जाती है जो कि डिस्पोजेबल एंड पे होती है, मतलब आप उसको खर्च कर सकते हो बिना कोई टैक्स दिए, तो वो हो जाती है फाइनल आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम। और उसको उसका जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उतना ही टैक्स, इतना ही ज़्यादा ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई अगर बढ़ानी है तो कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बनेगा, एम्प्लॉयमेंट अगर बनेगा तो फिर आप पता ही है कि लोगों के हाथ में पैसा और आएगा रोजगार के बेसिस पे, और फिर और डिमांड बनती चली जाएगी। तो ये अपने आप में एक वर्चुअस साइकिल चल पड़ती है। तो ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पीएफसीई ये जीडीपी को कैलकुलेट करने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि कोई भी प्राइवेट बिजनेस हाउस या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा पैसा खर्च करना जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया जाए, तो उसकी वजह से क्या होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। और कैपिटल में अगर पैसा लगता है ना, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। ठीक है, जिससे क्या है कि मान लो कोई बिल्डिंग अगर खड़ी कर दी गई, तो बिल्डिंग एक बार में बन गई, तो इसका मतलब है नहीं कि वो टूट जाएगी 2-3 दिन में ही, तो वो लंबे टाइम तक चलेगी और उस बिल्डिंग का इकोनॉमिकल कॉमर्शियल यूज होता रहेगा। तो वो क्या हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये भी ज़्यादा हो तो भी फायदा होता है। तीसरा, जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जीएफसीई, ये 3 ऐसे की पिलर्स हैं, अगर ये तीनों अच्छे से परफॉर्म करते हैं ना, तब इंडियन जीडीपी अपने आप राइज करना शुरू कर देगी। और ये हर एक कंट्री पे अप्लाई है, क्योंकि अलग अलग एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तभी तो जीडीपी आती है। तो यहां पर पीएफसीएफ जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, वो टोटल जीडीपी में 55 to 56% कंट्रीब्यूट करता है। अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा उसका सीधा जीडीपी को फायदा मिलेगा। ये बिगेस्ट ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ की। इसके अलावा जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि हाँ कोई भी बिजनेस हाउस के द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसके ऊपर पैसा खर्च किया जाना है, तो वो भी जीडीपी का लगभग 33% तक ऑक्यूपाई करता है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो गया, 88 to 89%। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन कब बढ़ता है, जी डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ती है ना, तो उसका फायदा सीधा सीधा जीडीपी को मिलता है, जिसमें एक तो प्राइवेट कंजम्पशन और एक ये जो आप देख सकते हो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों, इन दोनों को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के इंडियन इकोनॉमी राइज देख पाएगी। नहीं तो क्या है, हाल कुछ ऐसे हैं भाई कि 8.2% से जो प्राइवेट जो कंजम्पशन रेट थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो बढ़ रहा था फाइनेंशियल ईयर 2005 से 2011 के बीच में, जो कि अभी करंट कितना चल रहा है, 3.7। तो जीडीपी कहाँ ग्रो करेगी, डाउट है कि नहीं। तो इसका सवाल यह है कि हमें कंजम्पशन को राइज करना पड़ेगा। इसीलिए तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और आरबीआई भी इस चीज़ में हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट की, कि अकोमोडेटिव स्टांस क्रिएट की जाए, जिससे कि सस्ते में लोन मिले, लोगों के हाथ में पैसा जाए और लोग पैसा खर्च करें। पर एक चीज़ है, इंडियंस बड़े स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट इसलिए कि बेसिक नीड्स तो चलो ठीक है, फिर भी वो कोशिश करेंगे कि होती रहे फुलफिल, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये तो 5 इमरजेंसी वाली चीज़ें। बाकी उससे एडिशनल जो भी चीज़ करेंगे ना इंडियंस, वो शायद ही लोन लेकर के करें। पर हाँ, एक शहरों के अंदर तो एक ट्रेंड बन चुका है कि उधार लो और पैसा उड़ाओ, उधार लो पैसा उड़ाओ। पर अभी भी बहुत हद तक जो डिमांड है ना लोन्स की, वो बहुत कम चल रही है, और डिमांड जब तक कम रहेगी लोन की, तो लोगों के हाथ में पैसा भी नहीं आएगा, और उससे फिर इकोनॉमी में सर्कुलेशन भी नहीं बन पाएगा। तो वैसे तो कॉरपोरेट टैक्स को भी बहुत हद तक कम किया है, ठीक है, उसके बावजूद भी जो है वो जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, या फिर हम कहें जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, दोनों डाउन चल रहे हैं, जो कि जीडीपी में 89% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन दोनों का राइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही चीज़ बताई जा रही है। ओके, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, और एक राजस्थान का जो एक्ट है अब वो डिस्कस करते हैं लास्ट में। अब बात करेंगे राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़ की, जिसमें ये बताया जा रहा है
कि अगर किसी भी टूरिस्ट के साथ में मिसबिहेव करता हुआ कोई पकड़ा गया टूरिस्ट प्लेस पे तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। मतलब पुलिस जो है बिना किसी वारंट के, बिना किसी अथॉरिटी के अप्रूवल के अरेस्ट कर सकेगी। ठीक है, तो राजस्थान का जो एक्ट है जिसका नाम है द राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें सेक्शन 27A ऐड किया जा रहा है और 2010 का ये एग्जिस्टिंग एक्ट है उसी में अमेंडमेंट लाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक सबसेक्शन और ऐड किया जा रहा है, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 भी ऐड किया जा रहा है सेक्शन 13 के अंडर में, जिसमें ये प्रोविज़न है कि अगर ऑफेंसेस हैं वो अगर रिपीटेड मैनर में किए जा रहे हैं किसी के द्वारा तो फिर वो नॉन बेलेबल बना दिया जाएगा। मतलब पहले तो क्या हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब तो ये हो गया कि बिना किसी वारंट के पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अगर कोई इंडिविजुअल जो कि बेलेबल होगा, बेलेबल का मतलब बेल दिलाई जा सकेगी, जमानत पे छुड़ा के ले जाया जा सकता है जो भी अक्यूज्ड होगा, आरोपी होगा उसको। पर अगर वो आरोपी लगातार उसी तरीके के ऑफेंसेस को अंजाम देता रहता है तो उसका जब अरेस्ट हो गया ना नेक्स्ट टाइम, दूसरे टाइम पे, रिपीटेशन पे, तो फिर वो कॉग्निजेबल तो है ही बट नॉन बेलेबल भी हो जाएगा। दैट मीन्स अगले टाइम पे जमानत नहीं मिलेगी उसको। तो इसका टारगेट क्या है, कैसे भी करके कि ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है ना, जैसे बैगर्स हैं या फिर जो कोई भी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं, चाहे इंडियन लोकल हो, डोमेस्टिक हो, या फिर आप देखोगे कि फॉरेनर्स हों, तो उनके साथ में कोई मिसबिहेव ना हो। ठीक है ना, तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के लिए ये कानून लाया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो टूरिज्म है ना राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं इंडिया में। लगभग 2019 का डेटा यहाँ पर बताया जा रहा है, टूरिस्ट मिनिस्टर जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनके द्वारा, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 5.2 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो आते हैं इंडिया में, और 16 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए 2019 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके ऊपर लगाम लगाने, इनके साथ में अगर कोई भी मिसबिहेव किया जाता है तो। ठीक है, तो यही चीज़ बताई जा रही है मेन। बाकी तो क्लॉज और उनका बना हुआ है। ठीक है, एक जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ना, ये बैगर्स या फिर जो भी पीछे पड़ जाते हैं टूरिस्ट के उनके, उसको बोलते हैं टॉट। टॉट का मतलब हो गया कि अपनी तरफ से प्रेशराइज करते हैं, कि उनको फोर्सफुली यूँ कहते हैं कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, और जब वो खरीदना शुरू भी कर देते हैं टूरिस्ट तो उनको बहुत ज़्यादा प्राइस पे लिया जाता है। मतलब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टूरिज्म, या टूरिस्ट का एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है एक्स्ट्रा चार्जेस लगा करके। तो ऐसे में राजस्थान की इमेज क्या होती है, डाउन। ये अगर किसी भी स्टेट में हो तो बिल्कुल गलत कंसिडर किया जाएगा। तो जो मेन चीज़ें थी वो हमने देख ली है। कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता देना आप जो भी हो। बाकी आप को न्यूज़पेपर कल सुबह मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू।